हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। जी बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बेहतरीन तरीके से होता है। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। हमारे अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है। कविता का नाम है वीर तुम बढ़े चलो। तो बच्चों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई ये कविता, इस कविता में कवि ने बच्चों को निडर होकर अपने राष्ट्र ध्वज की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। सच्चा वीर वही है जो विपत्ति में भी धीरज नहीं खोता, अपितु कठिनाइयों में भी अपनी सूझबूझ द्वारा मार्ग बना लेता है। इसीलिए बार बार कवि कह रहा है बच्चों से कि वीर तुम बढ़े चलो। तो आइए हम भी इस कविता का आनंद उठाते हैं। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़प उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रातः हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो बच्चों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता, जिसमें कवि ने बार बार बच्चों से ये आग्रह किया है कि वीरता के साथ आगे बढ़ते जाओ। रास्ते में अनेकों विपत्तियां आएंगी, लेकिन उनसे घबराइए नहीं और आगे बढ़ते जाइए। एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। रात हो, सवेरा हो, समय कुछ भी हो, लेकिन तब तक आपके कदम ना रुकें जब तक आप अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लें। यही बार बार आग्रह कर रहे हैं कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता के माध्यम से। आइए खूबसूरत सी कविता पढ़ने के बाद प्यारे प्यारे प्रश्नोत्तर की ओर भी बढ़ जाते हैं। तो क्या सीखा इसमें हम जानेंगे। तो पहले प्रश्न आ रहे हैं, वीरों को किस प्रकार ध्वज को हाथ में लेकर आने बढ़ना चाहिए। तो इसका उत्तर है, वीरों को वीरता के साथ और निडरता के साथ ध्वज को हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी भी इसी प्रकार के प्रश्न हैं बच्चों, अच्छे से प्रश्न को समझकर उनका उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। अर्थात इन पंक्तियों का भाव यह है कि हमेशा हाथ में ध्वज अपना तिरंगा रहना चाहिए और बाल दल यानी कि बालकों का ग्रुप जो सजा रहना चाहिए और ये ध्वज कभी झुकने ना पाए। अर्थात ऐसे काम कभी ना करें कि हमारा ध्वज झुके, हमेशा ऐसे कार्य करें कि हमारा ध्वज लहराता रहे। और दल यानी कि बालकों का ये दल कभी भी ना रुकने पाए, अर्थात सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी प्रकार अगली भी पंक्तियां हैं बच्चों, उनको भी पढ़कर आप उनका भाव स्पष्ट कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम अध्याय से अनुसरण पर। तो कवि ने बच्चों को अपने ध्वज और देश के लिए हर समय तत्पर रहने का संकेत दिया है। अतः हमें हमेशा अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, यानी कि तैयार रहना चाहिए तथा निडर होकर देश की सेवा करनी चाहिए। अब प्रश्न है कि बड़े होकर आप देश की सेवा का कौन सा मार्ग चुनेंगे, सेना में भर्ती होकर, पुलिस का बड़ा अधिकारी बनकर या राजनेता बनकर। अब ये तीनों विकल्पों में से आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। जो विकल्प आपको सही लगे उस पर सही का निशान लगाइएगा। आइए अब लेखन अभ्यास पर चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे ध्वजा, वीर, बिजलियां और प्रातः। इनको आपने 4-4 बार यहाँ लिखना है। इससे क्या होगा, आपके लेखन में सुधार आएगा और ये शब्द भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए भाषा अभ्यास पे आते हैं। पहला प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिखना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। जैसे ध्वज, ध्वज का समानार्थी पताका भी होता है। पताका यानी कि आपका ध्वज, झंडा भी इसे आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के भी समानार्थी शब्द आप लिखिएगा स्वयं।
आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसमें लिंग लिखना है। ठीक है, अब ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ये आपको लिखना है। जैसे पहाड़, पहाड़ क्या होता है बच्चों, पहाड़ हमेशा पुल्लिंग में आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया पुल्लिंग। आपको इसका ज्ञान तो होगा ही, कौन से हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द हैं और कौन से हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं, है ना। तो बाकी के भी शब्द पढ़ के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखिए। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ठीक है, तत्सम शब्द आपके सामने दिए गए, तद्भव लिखिए। धीर, धीर का तद्भव आप लिखेंगे धीरज या धैर्य। ठीक है, अब इसी प्रकार बाकी शब्दों के भी तद्भव रूप लिखिए। चौथे प्रश्न पर आते हैं, वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है वीर। हर बालक के अंदर एक वीर सैनिक छुपा होता है। ठीक है, इस तरह मैंने वाक्य बनाया, आप इसका कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। बाकी के भी शब्द पढ़कर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए आप। हम योग्यता विस्तार पर आते हैं। देखिए, कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि आपने कविता में क्या समझा है, 2-4 पंक्तियों में इसका भाव स्पष्ट कर दीजिए। जैसे आप इसमें स्पष्ट करेंगे, इस कविता का भाव यह है कि हर बालक को निडरता के साथ ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि अपने देश का ध्वज हमेशा लहराता रहे। और भी आपके अंदर जो भाव हैं वो आप इन पंक्तियों में लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये पंक्तियां बार बार हमें यही समझाती है कि हमें ऐसे काम करने हैं ताकि हमारा देश का सर गर्व से ऊंचा उठता रहे। तो मुझे उम्मीद है कि इस कविता में छुपी सीख को अवश्य आप पहचान गए होंगे और अवश्य जीवन में उसे अपनाएंगे, क्योंकि आप इस देश के भावी नागरिक हैं। आप ही के कंधों पर इस देश का दायित्व है आने वाले समय में, तो आपको ही संभालना है ये देश। तो शुरू हो जाइए, आज से ही ऐसे कार्य करिए ताकि आप अपने देश को विकास के पथ पर पहुंचा सके। बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।